There, this is the second lecture of your gastrointestinal physiology. In this lecture, I will be talking about the accessory organs of the gastrointestinal physiology. इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे gastrointestinal tract है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. इस begins with the mouth and ends with the anus. इसके पाइप के बीच में जो फूड मटेरियल आता है वो फूड मटेरियल इज गेटिंग डाइजेस्टेड. And as the previous lecture you have known that digestion is the enzymatic breakdown of the food material. So this enzymatic breakdown do occur in the extracellular region or the tube-like structure that is called as gastrointestinal tract or alimentary canal. इस alimentary canal में जो भी food material आता है उस food material को एक एंजाइम के हेल्प से डाइजेस्ट करते हैं. तो हमारे जो कैनाल के साथ साथ कुछ एंजाइम सिक्रेटिंग जो ऑर्गन्स हैं उसको एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं. वो ऑर्गन कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो एसेसरी ऑर्गन है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं दैट इज़ सलाइवा. ये सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है हमारे माउथ कैविटी या ओरल कैविटी में होता है. इसमें 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. और इसके बाद जो होता है वो होता है हमारा लार्जेस्ट बॉडी में ऑर्गन जो है वो लीवर है. ये लीवर एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शंस करते हैं. जब हम एक्सोक्राइन की बात करते हैं तो एक्सोक्राइन का मतलब होता है ऐसा कोई ऑर्गन जिसका सिक्रीशन थ्रू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से आए उसको हम एक्सोक्राइन सिक्रीशन कहते हैं. और एंडोक्राइन सिक्रीशन किसको कहते हैं? जिसका सिक्रीशन कम्स विदाउट एनी ट्यूब. सिक्रीशन कहीं इकट्ठा नहीं होता है, कोई ट्यूब से इकट्ठे रास्ते से नहीं आता है. सेल के मेम्ब्रेन के साथ साथ ये आते रहते हैं रिस रिस के. इसका डेली लाइफ एग्जांपल आप समझ सकते हैं. जैसे आपके घर में आप टंकी में पानी चढ़ाते हैं सो ऐसे ऑर्गन सिक्रीट करके टंकी के पानी में सिक्रीट करते हैं और वहाँ स्टोर कर रहे होते हैं या फिर ट्यूब से सीधे आपके नल पे आता है. सो जो ट्यूब से सीधे नल पे आ रहा है ऐसे सिक्रीशंस को हम कहेंगे क्या? एक्सोक्राइन. और जैसे पहाड़ से पानी रिस रिस के बाहर निकलता है दैट इज कॉल्ड इज एंडोक्राइन सिक्रीशंस. इसके बाद आता है आपकी गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर स्टोर्स द बाइल सॉल्ट. जो लीवर के सिक्रीशंस होते हैं उसमें जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो सारे स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में. सो ये जब स्टिमुलेशन होता है अप्रोप्रिएट तभी इसका सिक्रीशन होता है. और इसके बाद आते हैं 4th नंबर इज पैनक्रियाज. ये पैनक्रियाज अगेन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ फंक्शंस करते हैं. और पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जिससे एवरी टाइप ऑफ फूड डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर बीइंग सिक्रीटेड. चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या लिपिड हो, सबके डाइजेशन के एंजाइम सिक्रीट होते हैं पैनक्रियाज से. तो इसके एंडोक्राइन फंक्शंस में क्या है? आप इंसुलिन के नाम बहुत इजीली जानते हैं जिसके ना होने से डायबिटीज़, मेलाइटस या शुगर की बीमारी हो जाती है. सो हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे. सबसे पहले आते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में. तो सलाइवरी ग्लैंड्स देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन आवर बॉडी जो प्रेजेंट इन द माउथ कैविटी. तो एक हमारे कान के नीचे है, जस्ट कान के साथ में, इसको हम पैरोटिड कहते हैं. और उसके बाद दूसरा हमारा सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल. जो सब लिंगुअल है वो टंग के नीचे होता है और जो सब मैंडिबुलर होता है वो मैंडिबल मतलब हमारे बगल के जो जॉ है जॉ के साइड में होता है. सो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और इससे सिक्रीट क्या होता है? सलाइवा. और सलाइवा का कंपोजिशन क्या होता है? इसमें 98.5% इज वाटरी कंटेंट और जो 0.5% है ये लगभग होता है आपका सलाइवरी एमाइलेज. ये सलाइवरी एमाइलेज है जो कि ज़्यादातर पैरोटिड ग्लैंड ही सिक्रीट करते हैं. इसमें 1% इसमें बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स होता है, साथ में इसमें म्यूकस भी होता है. सो ये 3 पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. अब आते हैं आपके other structure of the alimentary canal. Since I am talking about the basic structures of the alimentary canal, तो आपको ये भी जानना चाहिए जो हमारे alimentary canal है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. सो ट्यूब का जैसे आप एक पाइप को इमेजिन करें तो पाइप का जो आउटर पोर्शन है उसको हम कहेंगे सेरोसा. उस पाइप की कुछ मोटाई होती है, उस मोटाई में अलग अलग लेयर होंगे और लेयर का पहले नाम है
मस्कुलर लेयर। ये मस्कुलर लेयर में 2 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, एक तो स्मूथ मसल्स होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होता है। सो आपने जब मसल्स पढ़ेंगे तब देखेंगे जो हमारे मसल्स हैं माइक्रोस्कोपिकली 3 टाइप के होते हैं, स्ट्राइटेड, कार्डियक एंड स्मूथ। जो स्मूथ मसल्स होता है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में होते हैं या ब्लड वेसल्स के ट्यूब में होते हैं। उसके बाद जो फॉलोइंग लेयर होता है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। और इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये एक आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। इसका आउटर स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सेरोसा। सेरोसा के बाद आपका सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, बीच में मस्कुलर लेयर है। सो इसको अगर हम बड़ा करें तो देख सकते हैं इसमें ये सबसे नीचे ये आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर है, दिस इज कॉल्ड इज सेरोसा। सेरोसा के बाद ये मस्कुलर लेयर है। ये मस्कुलर लेयर में नर्व प्लेक्सेस होते हैं, इसको इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, जो कि लोकली एक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फूड पार्टिकल जो इस डाइजेस्टिव कैनाल में एंटर होते हैं, उसके बेसिस पे ही ये नर्व स्टिमुलेट होते हैं अलग अलग हार्मोन, एंजाइम या एसिडिक या बेसिक नेचर के बेसिस पे। अब आते हैं इसके जो म्यूकस लेयर है। सो म्यूकस लेयर इज सप्लाइड विद द लैक्टियल। ये लैक्टियल क्या है, ये लैक्टियल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स को लीवर तक पहुंचाते हैं थ्रू द हेपेटिक पोर्टल वीन। अब आते हैं इसके साथ इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड इज विलाई। ये जो विलाई है इसका जो नंबर है, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल अगर आप माउथ से एनस तक इमेजिन करेंगे तो हर जगह होते हैं, लेकिन इसका नंबर कम या ज़्यादा होता है डिपेंडिंग ऑन द रीजन। जैसे इसोफेगस में ये विलाई बहुत रिड्यूस्ड कंडीशंस में होते हैं, कम होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें अपने माइक्रोविलाई भी होता है विलाई के साथ साथ, आगे चल के देखेंगे। सो इसको अगर हम एनालाइज करें और भी क्लोजली, व्हाट वी कैन सी इज दैट इट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल लेयर। ये एपिथेलियल लेयर है, इसको चारों तरफ एपिथेलियल लेयर है। एपिथेलियल लेयर के जो सेल्स हैं वो कॉलमनर टाइप के सेल्स हैं। कॉलम एज द नेम इज इंडिकेटिंग, इसमें लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, और इसमें जो सेल्स होते हैं वो रिन्यू होते रहते हैं। जैसे ये गॉबलेट सेल्स है, ये सिक्रीशंस करते हैं। अब आते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी एनाटॉमी कैसी है, तो वो भी सेम वैसे ही बाहर से ही है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। लेकिन म्यूकोसा लेयर में इसमें और मॉडिफिकेशंस हैं। वो मॉडिफिकेशंस कैसे करके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वही सेरोसा है, मस्कुलरिस लेयर है, और मस्कुलर लेयर्स के इसके 2 अलग अलग लेयर आप देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड द सर्कुलर मसल्स। इसके बाद सब म्यूकोसा रीजन है जिसमें कि ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, फिर म्यूकोसल रीजन। ये जो म्यूकोसल रीजन है इसके जो सेल्स हैं ये शेड ऑफ होते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। इसकी जो सरफेस एरिया है इसको इंक्रीज करने के लिए माइक्रोविलाई होती है। ये माइक्रोविलाई वाई टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट मोर नंबर ऑफ सिक्रीटिंग सेल्स शुड बी देयर, तो उसका जो सिक्रीशन हो इजीली हो, और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प होता है कम जगह में। इसको कहते हैं इकोनॉमी ऑफ द प्लानिंग, कि आप एक कम जगह में ज़्यादा यूटिलाइज करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो आप सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देंगे छोटे छोटे, जिसको हमने माइक्रोविलाई कहेंगे। अब आते हैं आपके दूसरे एसेसरी ऑर्गन में। ये ऑर्गन है आपका लिवर। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसके 2 लोब होते हैं, एक राइट लोब होते हैं और एक लेफ्ट लोब होते हैं। सो ये 2 डायग्राम आप देख रहे हैं, एक इसका एंटीरियर पोजीशन का लुक है, दूसरा इज इंफीरियर, मतलब पीछे से कैसे दिखता है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो राइट एंड लेफ्ट लोब का डिवीज़न है वो एक कॉर्नरी लिगामेंट की बेसिस पे इसका होता है, और ये लिगामेंट राउंड शेप के होते हैं यहाँ पे। और इसका जो सिक्रीशंस है इट इज़ कैन बी स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर का पोजीशन है, और ये ओपन होता है एक बाइल डक्ट के थ्रू। अब देखते हैं कि ये जो लीवर का मेजर फंक्शंस है क्या क्या है। एक इसका तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, जिसमें कि ये ग्लूकोज को
ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है बॉडी में। तो अगर ग्लूकोज की मात्रा कम है तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये हुआ इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये क्या करता है? लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये ऑक्सीडाइजेज द फैटी एसिड। फैटी एसिड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसाइजिंग ऑफ द लाइपोप्रोटीन्स। और ये कार्बन को प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में और प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फैट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का एक मेजर रोल है बॉडी में, इसका स्ट्रक्चर। तो कोई जो पुराने अमाइनो एसिड्स है उसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसमें जो अमोनिया होता है वो अमोनिया का रिमूवल, जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसका रिमूवल के कारण एज ए रिजल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इट बिकम्स द यूरिया। सो वो प्रोसेस इज कॉल्ड इज डीएमाइनेशन और उसके बाद यूरिया का फॉर्मेशन होता है। आप बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में इसके डिटेल्स और पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये कुछ अमीनो एसिड्स को अलग अमीनो एसिड्स में बना सकते हैं। मीनिंग ये हमारी बॉडी में देयर आर 21 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर बीइंग कोडेड, जिसमें कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है और रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड। सो एक अमीनो एसिड जो 9 एसेंशियल है उससे और जो रेस्ट जो रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स है उसका सिंथेसिस भी लीवर में ही करते हैं। दूसरा, लीवर कैन बी एक्टिंग एज ए स्टोरेज फॉर द ग्लाइकोजन। और साथ ही साथ विटामिन ए, डी और B12, आयरन, इनका भी स्टोरेज करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं लीवर में, सो इट ऑल्सो स्टोर्स द ब्लड सो दैट वेन एवर देर इज ए इमरजेंसी सिचुएशन दीज ब्लड कैन बी कम्स आउट ऑफ दैट एरियाज। जैसे कि ट्रॉमा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो 1-1.5 लीटर अगर खून बह गया तो कम से कम 1.5 लीटर ब्लड का जो रिजर्व होता है उसमें बहुत बड़ा पोर्शन लीवर में स्टोर होके रहता है बिकॉज ऑफ द हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया। दूसरा, ये ब्लड के साथ जो फूड हम एब्जॉर्ब करते हैं उसमें जो माइक्रोब्स आते हैं वो माइक्रोब्स का भी प्यूरिफिकेशन करते हैं by doing the phagocytosis. Phagocytosis is a process or eating of the cells which are damaged or virally or बैक्टीरियली इन्फेक्टेड सेल्स और बैक्टीरिया को भी रिमूव करने निकलते हैं। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं लीवर में, दैट इज कॉल्ड इज कुफर सेल। लीवर इज ऑल्सो हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड विच कम्स थ्रू दी फूड मटेरियल। जैसे आप खाना खाते हो, स्पेशली ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, अगर आप नदी किनारे, जो अभी गंगा यमुना के किनारे होता है, सो वहाँ पे जो फूड मटेरियल होता है, स्पेशली जो लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक है, गाजर है, मूली है, इनमें हेवी मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं जैसे मरकरी, लेड, इस तरह के जो हैवी मेटल उस फूड सिस्टम में आ जाता है। तो हम जब खाना खाते हैं वो भी हमारे बॉडी में स्मॉल क्वांटिटीज़ में पहुंच जाते हैं, तो उसका भी रिमूवल इज़ डन बाय द लिवर। साथ ही साथ इट सिक्रीट्स द बाइल, और बाइल का रोल होता है फैट के डाइजेशन में, तो उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो लीवर का डिटेल फंक्शन है मैं आपको बताता हूँ कि लीवर इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज ए एक्सोक्राइन ऑर्गन। तो इसमें हाउ डज इट डू, इसमें बहुत सारे एंजाइम से सिक्रीट करते हैं, ऑयल सॉल्ट्स का सिक्रीशन करते हैं, बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस का सिक्रीशन करते हैं, जो एसिडिक फूड हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है उसको न्यूट्रलाइज करने में ये बाइल सॉल्ट्स काम आते हैं। दूसरा, इसके जो एंडोक्राइन फंक्शंस है, इसमें जो मेजर एंडोक्राइन फंक्शन है वो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये IGF ये क्या कर रहे होते हैं, ये हमारे जो सेल डिवीजन है उसको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, इसको इंक्लूडिंग हमारे बोन। इसका मतलब हमारे ग्रोथ के लिए ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो एक हार्मोन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इट ऑल्सो एक्टिवेट्स विटामिन D, और जो थायराइड हार्मोन होता है उसका जो एक्टिव फॉर्म होता है वो T3 होता है। सो वो T3 एंड T4 का कन्वर्सन भी यही करते हैं लीवर। दूसरा, इसमें एक सिक्रीशन होता है हार्मोन का जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। जो एंजियोटेंसिनोजन ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में, और थ्रू ए साइकिल इज कॉल्ड इज रेनिन
एंजियोटेंसिन साइकिल। एंजियोटेंसिन और रेनिन ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। ये आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे किडनी में, उसमें रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है। अब आता है जो इट ऑल्सो सिक्रीट्स मेनी काइंड ऑफ द साइटोकाइंस फॉर द सिग्नलिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। सो डिफेंस में भी ये काम आता है। ये कब कर रहे होते हैं, जब वो फैगोसाइटोसिस कर रहा होता है कुफर सेल, तो साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इन्फेक्शन। आयर जैसे एग्जाम्पल है इंटरल्यूकिन 2, इंटरफ्रॉन गामा, इंटरफ्रॉन अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं साइटोकाइंस के। दूसरा इसका लिवर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर आपने ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ेंगे, जिसमें फैक्टर 12 से लेके फैक्टर 11, 10, 9, 7, 8, 5 ये आप पढ़ेंगे, वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। साथ ही साथ जो फाइबर होता है क्लॉटिंग के, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजिन, उसका भी सिंथेसिस लिवर ही करता है। साथ ही साथ इसका जो एब्जॉर्प्शन है विटामिन के का, दैट इज ऑल्सो बिंग important because this vitamin K is utilized for the synthesis of the clotting factors। अब आते हैं इसके जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब हमारे जो ब्लड वेसल्स में जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में लार्जेस्ट अमाउंट है प्रोटीन का भी। जैसे एल्बुमिन है, उसका परसेंटेज करीब रहता है 8 to 9%। साथ में दूसरे प्रोटीन्स भी होते हैं, लेकिन ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या कर रहे होते हैं, it essential for the maintaining of the normal blood pressure so that blood can be filtered in the kidney। अगर ये प्रोटीन की मात्रा बॉडी में कम हो जाए तो किडनी में रिक्वायर्ड प्रेशर नहीं होगा, जिससे कि ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा। एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी में ही रह जाएंगे और वो हार्मफुल होते रहेंगे। सो प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन और एक्यूट फेज प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो कन्वर्ट्स ग्लूकोज इंटू ग्लाइकोजन, ऑलरेडी बोला। साथ ही साथ इसमें क्या करते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं फ्रॉम द लिपिड मेटाबॉलिज्म। और इस ट्राइग्लिसराइड्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स टू फैटी एसिड्स विच अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस मोर ट्राइग्लिसराइड। और जो triglycerides are that used as a lipoprotein, and what we can see is that during the fasting stage जब ग्लूकोज की सप्लाई बॉडी में बंद हो जाती, ग्लाइकोजन नहीं होती, तो लिवर क्या कर रहा होता है, ये फैटी एसिड्स को कीटोन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और ऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म में एक एग्जांपल पहले मैं आपको बताया, ये यूरिया साइकिल भी होता है लिवर के अंदर। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं इसके कोलेस्ट्रॉल के मैटर। जो कोलेस्ट्रॉल है ये बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है, जो आपके लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहे होते हैं, एक वंडरवल फोर्सेस क्रिएट करते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स को बाइंड रखने के लिए। तो जो बाइलेयर ऑफ लिपिड्स है उसको स्टेबल एक जगह रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि एक्टिंग एज ए वंडरवल फोर्सेस। और ये कोलेस्ट्रॉल को वाइल्ड सॉल्ट्स में भी कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब आते हैं इसका एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव जो फंक्शंस है। जो बिलिरुबिन एक सिक्रीशंस होता है, और ये बिलिरुबिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में एक हीम पोर्शन है जो कि आयरन पोर्शन है, और एक ग्लोबिन है जो प्रोटीन है। वो ग्लोबिन जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो उसको रिसाइकल कर रहे होते हैं। सो उसमें बाइलिरुबिन एक बाई प्रोडक्ट होता है। ये बाइलिरुबिन इज बीइंग एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टेरकोबाइलिरुबिन, जो कि येलो कलर का होता है। इसीलिए आपका फीसेस जो होता है वो येलो कलर का होता है। इसके अलावा जो एंडोजेनस प्रोडक्ट्स है उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ जो ओल्ड आरबीसीज है यानी कि एरिथ्रोसाइट्स है, उसका डिस्ट्रक्शन भी लिवर में होता है। बिकॉज अगर आरबीसी ओल्ड हो जाए तो इसकी मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, सो दैट व्हेन इट गोज टू द सर्कुलेशन
हमारे ब्रेन में अगर जैसे ही पहुंचता है तो ब्रेन में ये क्लॉट बना सकता है, थक्का जमा सकता है, सो दैट ब्रेन का फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है तो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, जिसका साइज करीब होता है 0.5 माइक्रोन उसका डायामीटर। और सो मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इरेथ्रोसाइट्स की, नहीं तो वही 0.5 माइक्रोन में जाके अटक जाएगा। सो इसीलिए ये एक प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड इरेथ्रोसाइट्स। अब आते हैं आपके जो दूसरे ऑर्गन है उसका नाम है पेनक्रियाज। सो पेनक्रियाज और जो गॉल ब्लैडर है एक साथ इसका सिक्रीशंस एक एरिया से होता है, दैट एरिया इज नोन एज हेपेटोपेनक्रिएटिक एम्पुला। यहाँ पे क्या है, जो गॉल ब्लैडर का स्टोरेज जिसमें वाइल सॉल्ट्स हैं, इसका सिक्रीशंस आके और लीवर का सिक्रीशन एक कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पे आता है। और यहाँ पे एक कवरिंग होता है इसमें, जैसे आप ढक्कन लगा के रखते हैं कोई चीज़, जैसे जिस नल से पानी निकलता है तो पानी में आप ढक्कन लगा के रखते हो, ढक्कन को कहते हैं पेपाइला। ये पेपाइला कहते हैं मेजर ड्यूडेनम पेपाइला, सो दैट जो फूड पार्टिकल है इसको ब्लॉक ना कर पाए। और इसको खुलता कब है, ये जो वाइल का सिक्रीशन है या पेनक्रियास का सिक्रीशन है वो होता कब है, ये जब ये ड्यूडेनम जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है, इसमें जैसे ही फूड पार्टिकल आता है ऊपर से ये स्टिमुलेशन करते हैं। स्टिमुलेशन करने से यहाँ पे एक स्पेशल मसल्स होते हैं, दीज मसल्स को एनलार्ज करके यहाँ पे ये दिखाया है। इस मसल्स को कहते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर ऐसे मसल्स होते हैं जैसे गांठ बांध देना, आप रस्सी खींच दो तो वो ट्यूब बंद हो जाए। जैसे आप घर के नल में पानी लगाते हुए देखते हो, उसको दबा दिया तो पानी नहीं आता है, खोल दिया तो पानी आ जाएगा उसको मुंह से, गार्डनिंग करते टाइम पे जैसे आप करते हो। तो यहाँ पे भी कुछ मसल्स हैं, वो मसल्स को जैसे खींच दिया तो इसका मुंह ट्यूब बंद हो गया। वो ट्यूब बंद के लिए कौन सा एक स्फिंक्टर है, हेपेटोपेनक्रिएटिक स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर का काम क्या है, जैसे फूड का यहाँ पे एंट्री हो तो उसमें स्फिंक्टर ये रिलीज हो जाएंगे और इसके थ्रू यहाँ से बाइल का सिक्रीशन, लीवर का सिक्रीशन और पेनक्रियास का सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आ पाए। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इज ड्यूडेनम, उसके बाद सेकंड पार्ट होता है जेजुनम और थर्ड पार्ट होता है इलियम। तो जो ड्यूडेनम है ये स्टमक के साथ कंटिन्यूएशन में रहता है और यहाँ पे एक अलग स्फिंक्टर होता है, वही मसल्स जो ट्यूब को ढीला छोड़े या टाइट कर दे, तो इसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो यहाँ से जब फूड आता है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर ये जगह देती है, ढीला हो जाता है और फूड पार्टिकल यहाँ आते हैं। तो जैसे यहाँ फूड पार्टिकल है, व्हाट डज इट हैपन, इट स्टिमुलेट्स पेनक्रियास टू सिक्रीट। हाउ दिस, जैसे ये डायग्राम है, स्टमक से फूड पार्टिकल आप देख सकते आ रहे हैं। चूँकि ये हाईली एसिडिक होता है, जो स्टमक में जो सिक्रीशन होता है उसका पीएच करीब होता है 1.5 से 3.5 तक। सो उस पीएच का फूड मटेरियल जैसे स्टमक में एंट्री, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में एंट्री होती है, ये स्टिमुलेट्स करते हैं किसको, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, और रिलीज़ क्या करते हैं, ये कुछ हार्मोन को रिलीज़ करते हैं और वो हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाके काम कहाँ करते हैं, पेनक्रियास में। सो पेनक्रियास से क्या होता है, ये पेनक्रियास स्टार्ट सिक्रीटिंग द एंजाइम्स एज वेल एज बाइकार्बोनेट। एंजाइम का सिक्रीशन क्यों, क्योंकि जो फूड मटेरियल है उसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड्स, और साथ ही साथ क्योंकि स्टमक का जो सिक्रीशन है हाईली एसिडिक होता है, तो यहाँ से जो आया उसका पीएच को न्यूट्रलाइज करना है। क्यों, क्योंकि जो पेनक्रियास के एंजाइम्स है वो एसिडिक पीएच में फंक्शन नहीं कर पाते, इसलिए लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट का सिक्रीशंस होता है और उससे ये फूड को न्यूट्रलाइज करके एसिडिक से बेसिक की तरफ ले जाता है और उसका पीएच 8.5 से लेके 11.5 तक उसका पीएच हो जाता है। यहाँ पीएच कितना है, 1.5 से 3.5, और यहाँ कितना है, 8.5 से 11.5 यहाँ पहुँचते नीचे नीचे। सो ये पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस हैं। पेनक्रियास के जो एंजाइम्स है डाइजेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो कंटिन्यूएशन करता है, वो आके कंटिन्यूएशन करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये आप देख सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर्स है। सो इसका शेप ऐसे यू शेप का होता है, अपोजिट यू शेप।
इसका मतलब अगर आप सीधे खड़े हो तो ये यू शेप आपके ऊपर की तरफ, मुंह की तरफ होगा और ये नीचे की तरफ होगा। सो यहाँ से जो लास्ट पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसका नाम होता है इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? ड्यूडेनम फर्स्ट, जो स्टमक के साथ जुड़ा रहता है। ड्यूडेनम के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं जेजुनम, और जो लास्ट पोर्शन है वो पोर्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है, इलियम। सो यहाँ पे भी एक इंस्फिंक्टर होता है, वो इंस्फिंक्टर का नाम होता है इलियोसीकल इंस्फिंक्टर, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में फूड के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसी के जो इंस्फिंक्टर है इसके साथ में वो अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स आपने वेस्टिजियल ऑर्गन में पढ़ा होगा कि मैमल्स में जो ह्यूमन है वो अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें इस अपेंडिक्स के अंदर फूड का फर्मेंटेशन होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे रहते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। लेकिन ह्यूमन चूँकि ये कार्निवोरस हो गया, इसलिए इसके अपेंडिक्स की ज़रूरत नहीं है, तो ये रिड्यूस होकर एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया। लेकिन कभी कभी ये अपेंडिक्स के इन्फेक्शन की वजह से बहुत जोर का पेट का दर्द होता है, और ये अगर बस्ट हो जाए तो इसके जो बैक्टीरिया रहते हैं इसमें हार्मफुल, वो बहुत ही मुश्किल करते हैं, और पेशेंट की डेथ 6 से 8 घंटे के अंदर हो जाती है अगर उसको टाइमली ऑपरेशन या मेडिकल केयर नहीं मिला। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेजर रोल है वो है वाटर का एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ द रिमेनिंग फूड पार्टिकल, क्योंकि ज़्यादातर जो मेजर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। फिर भी कुछ बचा कुचा होता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसके आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसको हमने असेंडिंग कोलोन कहते हैं, और जो नीचे की तरफ आता है उसको हमने डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। इसके जो ये गोल गोल आप स्ट्रक्चर देख के इसको कहते हैं हेपेटिक फ्लेक्चर्स और स्प्लेनिक फ्लेक्चर्स। ये फ्लेक्चर्स हैं अलग अलग, और जो बीच बीच में थोड़े मोटे मोटे इसके पाउचेज हैं, दोज पाउचेज आर नोन एज हॉस्ट्रा। अल्टीमेटली ये रेक्टम के साथ जुड़ा रहता है, और रेक्टम का काम है अनडाइजेस्टेड फूड का जो वेस्ट मटेरियल है उसका स्टोरेज, और थ्रू द एनल कैनाल, और अल्टीमेटली वो एनस से बॉडी से बाहर चला जाता है। सो अगर हम एक एनाटॉमी को एज ए होल देखें, सो ये माउथ से शुरू होके एनस तक हमारे डाइजेस्टिव कैनाल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है। यहाँ सबसे पहले एक कैविटी है जिसको माउथ कैविटी कहते हैं। इस माउथ कैविटी में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स का काम क्या है? ये वाटर, सॉल्ट, म्यूकस और एमाइलेज का सिक्रीशंस करते हैं। और यहाँ से दूसरा पोर्शन है ये ईसोफेगस, जो कंटिन्यूस होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये ईसोफेगस में कोई भी टाइप का फूड नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है, फूड तो होता है। सो डाइजेशन नहीं होता है, खाली मूवमेंट होता है थ्रू द सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस इसलिए होता है कि वो ग्रीसी बने रहे, उसमें कोई फ्रिक्शन रिड्यूस कर पाए। अब आते हैं स्टमक में। जो स्टमक है इसके 3 पोर्शन होते हैं। सो पहला वाला जो ये पोर्शन है, दिस पोर्शन जो अपर 1/3 है, दिस इज कॉल्ड इज कार्डिया। जो लोअर 1/4 है, दैट वो लोअर 1/4 इज कॉल्ड इज पाइलोरस, और जो मिडिल वाला एरिया है दैट इज कॉल्ड इज बॉडी ऑफ द स्टमक। तो यहाँ पे एक इंस्फिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक इंस्फिंक्टर। स्फिंक्टर का क्या? वही मसल जो ट्यूब को ढीला छोड़े या टाइट कर दे। सो इसकी स्फिंक्टर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि स्टमक में बहुत सारा एसिड होता है। अगर ये एसिड स्टमक से ऊपर की तरफ चला गया तो ये ट्यूब को डैमेज कर सकता है। क्यों? ये हाईली एसिडिक पीएच है, तो इसके जो सेल वॉल है उस तरह से बने हुए हैं अंदर एपिथेलियम की, वो एसिडिक पीएच में भी कुछ नहीं होता है। लेकिन इधर के जो ट्यूब है वो उस पीएच को बियर करने के लिए नहीं बना हुआ है। तो यहाँ स्फिंक्टर है कार्डियक स्फिंक्टर। इसीलिए आप लोगों को एसिडिटी की डकार सुनते रहते हैं, तो कभी किसी किसी को स्फिंक्टर में प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये इसमें क्या क्या होता है स्टमक में? स्टमक में बेसिक फंक्शन जो स्टमक का है वो 2-3 है। पहला तो फूड को एसिडिफाई करना है, जो भी फूड पार्टिकल आ रहा है यहाँ से जो फूड आ रहा है वो एसिडिफाई करना है। वाई? बिकॉज जो फूड है उसमें बहुत तरह के पैथोजेंस आ सकते हैं, वायरस आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकता है, या फिर पैरासाइट्स के
लार्वा भी आ सकते हैं। तो ये हाईली एसिडिक होने से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा, ये फूड को स्टोरेज करने का काम करते हैं, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें एट ए टाइम बहुत ज़्यादा फूड नहीं जा सकता, तो थोड़े थोड़े बोलस के फॉर्म में इसका फूड जाता है। तो ये जो स्टोर कर सकता है, ये स्टोर यूजुअली 4 to 8 आवर्स तक स्टोर करते हैं फूड को। और इसमें थोड़े से डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है, इसके बारे में डिटेल हम जानेंगे, बट अभी आप जान लो प्रोटीन के लिए एक एंजाइम सिक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिन। तो ये प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं और कुछ म्यूकस भी सिक्रेट करते हैं। अब आते हैं इसके स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन हैं। पहला जो इनिशियल सेगमेंट है, दिस सेगमेंट इज कॉल्ड इज ड्यूडेनम। उसके बाद ज़्यादातर सेगमेंट को हम कहते हैं जेजुनम, और लास्ट के जो सेगमेंट है, इतना सेगमेंट दैट इज कॉल्ड इज इलियम। इलियम का कंटिन्यूशन होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन से। जैसे मैंने आपको कहा ये अपोजिट यू शेप का होता है, ये आप देख सकते हैं ये अपोजिट यू शेप का है। ये इसका असेंडिंग है, इसका फ्लैट रीजन है, और ये डिसेंडिंग रीजन है। सो इसी ड्यूडेनम एरिया में पेनक्रियास का सिक्रीशन और लीवर का सिक्रीशन एंड बाइल का सिक्रीशन इसी ड्यूडेनम एरियाज में होते हैं। इसके डिटेल्स हम जब पढ़ेंगे डाइजेशन, उसमें आपको डिटेल्स में बताएंगे। उसके बाद आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसमें ज़्यादातर ये म्यूकस होता है। इसका काम है स्टोरेज ऑफ कंसनट्रेटेड जो फूड है और एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, वाटर, और इसमें डिफेकेशन का भी काम यही करते हैं। सो अगर आप ये इतने सारे लंबा स्ट्रक्चर को एक पेट में देखते हैं, तो इसमें इसी में सब फिट होकर बैठा हुआ रहता है। ये आप इसका लीवर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 2 लोब है, ये आपका राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। उसके बाद यहाँ पे ये इसका गॉल ब्लैडर देख सकते हैं, ये स्टमक होता है आपके लेफ्ट साइड में, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है मसल्स का, दैट इज कॉल्ड इज ओमेंटम। इसको आप रियल में देखें तो ये कैडावर का स्ट्रक्चर है। कैडावर मतलब डेड बॉडी को जो स्टडी करते हैं तो उसको हम कैडावर कहते हैं, ह्यूमन डेड बॉडी है। सो ये पेट को काट के दिखाया गया। ये लीवर का पोर्शन है, आपका राइट लोब देख पा रहे हैं आप, ये स्टमक देख पा रहे हैं। स्टमक का ये ऊपर वाला कार्डियक रीजन है, जिसको कार्डिया कहते हैं। बीच में ये बॉडी है, और ये लास्ट का एरिया जिसको हम पाइलोरस कहते हैं, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर्स है। साथ ही साथ आप इसमें डिफरेंट नर्व सप्लाई भी देख सकते हैं, और इसोफेगस का एक पोर्शन भी देख पा रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वुड बी डाइजेशन ऑफ फूड। थैंक यू सो मच।